सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। स्वावलंबी भारत अभियान को परिभाषित करते हुए बोला था, पुरानी नींव नया निर्माण, यही है स्वावलंबी भारत अभियान। तो जैविक उद्यमिता भी इसी का रेप्लिकेशन है। आज के सत्र की अध्यक्षा के रूप में जिनकी गरिमा में उपस्थिति से हम लाभान्वित हैं, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, आप स्वयं महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पर आपके विचार हमसे साझा करें और देश भर से जुड़े हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दें। प्रोफेसर बहन सुषमा यादव जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। सभी को प्रणाम। और आज के अनुभवी और ओजस्वी वक्ता भाई साहब सतीश जी, क्योंकि आपका ज्ञान मात्र पुस्तकों से नहीं निकला, ये स्पष्ट हो रहा है, ये जीवन की पगडंडियों से निकला है और जीवन के अनुभवों से निकला है, और उन अनुभव मात्र ही नहीं, उन अंतःक्रियाओं से भी निकला है जो आपने अपने इन अनुभवों में और बहुत ध्यान से देखी हैं और उनमें से अर्थ निकाले हैं। तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के सभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठक और माननीय पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही जो देख पा रही हूँ मुझे बुलाने वाले हमारे साथी और भाई जैसे राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने यह पुस्तक हम सबके सम्मुख लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उसको शब्दों में बांधा है। और मैं जो आज देख पाई हूँ, डॉक्टर विकास जी जो अभी प्रश्नों को संभाल रहे थे, अर्चना जी जिन्होंने बहुत सुंदरता से हम सबका परिचय दिया है और सबको जोड़ा है, परंतु सबसे, और जगदीश पटेल जी भी मैं देख पाई, प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी भाई साहब शायद हैं परंतु अभी देख नहीं पाई हूँ। परंतु इस प्रयास का मैं पहले हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ, इसकी आवश्यकता है। और आप देखिए हमारे मानस पे नौकरियां कहाँ तक छा गई हैं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं युवा अभी कि नौकरी अच्छी नहीं है क्या, या आप हमें ये क्यों सिखा रहे हैं कि हम उद्यमिता की ओर चलें। तो आपने उसका उत्तर दिया है, पर भाई साहब एक उत्तर मैं भी देना चाहती हूँ। इतने वर्षों से अंग्रेजी शासन, क्योंकि उन्हें यहाँ काम करने वालों की मात्र आवश्यकता थी, अंग्रेज यहाँ आने को तैयार नहीं थे बहुत ज्यादा, और लाते तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पैसा उनको देना पड़ता। वो तो सब, इट वाज ए नेशन ऑफ ट्रेडर्स, तो वो तो उनसे मोल भाव करते थे और इतना गॉड डैम्ड कंट्री कह के भारत की बात करते और इतना पैसा लेते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये आवश्यक था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए भी उस समय आवश्यक हो गया कि यहीं के लोगों को पढ़ाया जाए और फिर इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि जो वो चाहे वही सही है। तो इतने वर्षों में जो प्रारंभ में परिचय देते समय आपने भी बात की और राजकुमार मित्तल जी ने भी बात की कि यह देश जो चाकरी को निकृष्ट मानता था और कृषि को उत्तम मानता था, उसी राष्ट्र में बिल्कुल पलट गई है बात। अब युवा केवल नौकरी की ओर देखता है। और आपने मुझे अवसर दिया, आपके साथ भाई साहब, मैं वहां रही भी हूं तब, सोनीपत महिला विश्वविद्यालय में, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में लगभग 50 के करीब युवा और युवतियां प्रतिदिन मेरे पास आते थे। मेरी प्रकृति थी कि मैं उन्हें ना भी नहीं कहती थी और बहुत ज्यादा डिस्करेज भी नहीं कर पाती थी, क्रोध भी नहीं करती थी। तो वो आते थे, मैं कहती थी ठीक है आप कागज छोड़िए, लेकिन आप कुछ और क्यों नहीं कर लेते। तो नहीं, बस आप नौकरी लगा दो, चाहे इसको अटेंडेंट, पानी पकड़ा दे, और काम भी नहीं सिखाते थे, पानी पकड़ा दे, अटेंडेंट लगा लो, बस नौकरी दे दो, कोई भी नौकरी दे दो। और यहाँ भी देख रही हूँ, तो जो मानसिकता हमारी बनी है भाई साहब, मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। ये जीवन बदलाव है, मात्र पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग मिशन है आपका। क्योंकि भारत का युवा जो इस समय केवल ये देखता है, किसी मल्टीनेशनल में मिल जाए, रात भर जाग लेंगे और 10-12 हजार ले लेंगे और घर छोड़ जाएंगे, फिर किसी स्लम में जाकर रहेंगे, किसी कुटिया में जाकर पड़ेंगे, ना भोजन होगा, ना माता पिता होंगे, ना परिवार होगा। उससे जो हम उसको भी तोड़े जा रहे हैं, उन सब से बचने के लिए
ये आवश्यक है कि ये उद्यमिता का मार्ग दिखाया जाए। और नौकरी हम करने को मना नहीं कर रहे, पर नौकरी तो नौकरी, नौकर तो नौकर है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, चाहे वो सरकारी नौकर हो, लेकिन नौकर तो है। और हम और मित्तल जी और आप सब भी जो काम कर रहे हैं सब जानते हैं, नौकर तो नौकर ही है, चाहे सरकार का हो। कितने बंधन उस पर होते हैं, कितनी फाइलें हमको चलानी पड़ती हैं, कितनी जगह अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत कोई अच्छा निर्णय हम ले सकते हैं तो भी इतने नियमों में बंधे होते हैं, हम नहीं तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही बांध देती है कि हम समझें कि ये रास्ता सही है तो भी अनेक बार रुक जाते हैं। बाद में कोई इंक्वायरी ना करने लगे, कुछ अच्छे काम में भी गलत ना समझने लगे। तो इसलिए नौकरी से तो वास्तव में मानसिकता बदलनी आवश्यक है। लेकिन जो करना चाहें वो अवश्य करें, परंतु उसके पीछे दौड़े नहीं। और जो बात एक पूछी युवा ने, मैं भी आपके साथ उसका उत्तर भी देना चाहती हूँ कि क्या 15-16 साल की आयु में हमें ये काम आरंभ कर देना चाहिए। तो भाई साहब, पीएचडी वाइवा हम लेने जाते या डीआरसी में जाते, हम उनसे पूछते कि आप अब क्या कर रहे हो आप, 25 साल का, 35 साल का, 37 साल का, 38, 40, 45 तक, युवा भी और युवती भी। और वो कहते कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, बस टाइम पास करने के लिए पीएचडी कर ले रहे हैं। तो किसी देश का युवा और उसकी मेधा इतने वर्षों तक टाइम पास करे, उस देश की प्रगति और विकास कैसे हो सकता है। इसलिए ये भाई साहब जो आप कह रहे हैं 15-16, मान लीजिए थोड़ा जल्दी भी है। वैसे जिनके यहाँ अपना उद्यम है वो तो 15-16 में उसे सीखें तो अच्छा है। और यदि नहीं है तो चलिए आप 12वीं तक पढ़ लीजिए। 12वीं तक पढ़ना सबका मैं समझती हूँ आवश्यक है। वह शिक्षा उनके लिए, उनको बनाने के लिए उनमें कुछ मूल्य, कुछ भाषा, कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान और उत्साह भी देने के लिए आवश्यक है। परंतु सबको बीए, एमए, पीएचडी करना है और उसके बाद बैठ जाना है कि हमें विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी, तो वह गलत है। क्योंकि जैसा आपने बहुत सुंदर आंकड़े हमको बताए हैं कि जो इच्छुक हैं वो तो 9 लाख पर मंथ के हिसाब से लगभग तैयार हैं बच्चे। और साल भर में भी इतनी नौकरियां आप निकाल पाए, सरकारी, चाहते सब सरकारी क्षेत्र में हैं, तो वो कभी संभव नहीं है। और आगे आगे सरकार का काम और कम होगा तो ये नौकरियां और छूटेंगी। इसलिए उद्यमिता हमारा मार्ग है। और जितने सुंदर उदाहरण आपने इस पुस्तक में लिए हैं, मैं सारों की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि हमारी वर्कशॉप चलेगी और वर्कशॉप में आप ये बताएंगे भी, लेकिन उनमें से कईयों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा भी नहीं है कि यह शिक्षा उन्हें मिली थी। केवल परिस्थितियों ने, समय ने और उनके साहस ने उनको उद्यमी बनाया। तो परिस्थिति और समय भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं यदि हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। और आपने जो भाई साहब बताया है इस तरह से, मैं समझती हूँ गैलीलियो, जेम्स वॉट तो बड़े दूर के हैं, लेकिन हम तो कालिदास और तुलसीदास भी देख लें तो पत्नी के 3 वाक्यों ने उन्हें बदल दिया। और देखिए किन ग्रंथों की रचना की और किस प्रकार से हमेशा के लिए, सदैव के लिए हम सबकी स्मृति में, हम सबकी संस्कृति में रम गए। ऐसे कोई एक वाक्य परिवार के किसी व्यक्ति का भी हमें मार्ग दिखा सकता है। ऐसे कोई हमारा अपना संकल्प किसी भी समय हो सकता है, वह भी हमें राह दिखा सकता है। जैसे छोटी सी बात आपने की है, पर एक जो BTW वाला आपने दिया है, उस व्यक्ति ने एक बात और हमें बताई थी एक बार, ऐसे ही पर्सनल बातचीत में, मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे। उसने कहा मैं भूखा सोया आकर, ये कौन सा हमारा जो फ्लाईओवर है ना इंद्रलोक के पास, चद्दर भी नहीं थी सोने के लिए, सोया। और फिर कुछ दिन के बाद जब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं खाऊंगा, और अपनी कमाई का 25% तो मैं उन बच्चों को काम देने में लगाऊंगा जो मेरे आसपास भूखे हैं या मेरे गांव से भी आते हैं, मेरे प्रदेश से भी आते हैं। तो देखिए एक संकल्प है, हो सकता है वही पुण्य हो कि वो इतना फ्लरिश इतनी जल्दी कर गया, पुण्य का भी काम होता है। तो हमारे यहाँ जो कहा गया, एक मैनेजमेंट में डॉक्टर मित्तल जरूर जानते होंगे, भारत की जुगाड़ प्रक्रिया की बात की जाती है
कि भारत में जुगाड़ हर जगह है, उस जुगाड़ को भी हम उद्यमिता में किसी प्रकार से जोड़ दें तो वास्तव में बहुत सारे स्टार्टअप जो बनने से पहले बिगड़ जाते हैं या जिनका स्वप्न हम देखते हैं लेकिन स्वप्नों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं जबकि कार्य रूप में वो हैं, उन पर भी एक पुस्तक आप भाई साहब लिखवाइए, आपसे आग्रह कर रही हूँ। और प्रोफेसर मित्तल, अब आप तो यूजीसी भी आ गए हैं, वह पुस्तक भी लिखवाइए। यह आप ही के जुगाड़ जिम्मे विश्व में लगाना कहीं, पड़ेगी। हाँ जी, आप ही के जिम्मे लगानी मैं पड़ेगी। ले लूंगी जी, बिल्कुल ले लूंगी उनके साथ ठीक है। सर माथे पर वह होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्व में कहीं नहीं है कि हम काम चला लेते हैं और जैसी परिस्थिति होती है उसमें चला लेते हैं, तो वह भी हमें लाना चाहिए। मैंने सबसे पहली बार अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से उनसे सुना था ये कि जुगाड़ इज द बेस्ट मैनेजमेंट हियर और द बेस्ट स्टार्टअप ऑल्सो। इसलिए ये जो वर्कशॉप आप कर रहे हैं और इसको नाम दिया आपने बहुत सुंदर, जैविक उद्यमिता, क्योंकि यह कंज्यूमर या मार्केट उद्यमिता नहीं है। आप केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत पैसा ही मात्र कमाना है, या आप वो तो आपका बन ही जाएगा जब आप अच्छे से काम आरंभ करेंगे। हमने ये भी देखा है कि ईमानदारी से, सत्कर्मों के साथ जो कार्य आप आरंभ करते हैं वो फलता फूलता अवश्य है, थोड़ा समय बेशक लगाए। तो इसलिए जो अब हम कह रहे हैं कि 9वीं क्लास से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्यमिता ले आएंगे, इसीलिए 15-16 साल आपने कहा है, क्योंकि वह सही समय है जब युवा स्वप्न देखने लगता है, और वह स्वप्न यदि उद्यम के देखे तो वह साकार होते हुए सुंदर दिखेंगे, एंटरप्राइज में बदलेंगे और वास्तव में व्यापार में बदलेंगे। और जो हम अब कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, वह तो भारत की रग रग में है, केवल शब्द उसको मिलने चाहिए। अभी तक अंग्रेजी में सोचते थे तो नवाचार पता ही नहीं चलता था, वास्तव में शायद कई बार वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते होंगे जो सोचते होंगे और जो कर सकते होंगे। तो इसलिए जो आपने कहा कि निश्चय एक बार कर लें, यदि साहस एक बार यदि कर लें और इन दोनों को जोड़कर हम उस, मैं महामार्ग आपने उसको कहा है, पर मैं कहूंगी वो एक यज्ञ ही मान लें जो हम दैनिक करते हैं, वो जीवन यज्ञ है, और उसमें रोज आहुति डालेंगे तो अवश्य ही उसमें खुशबू भी फैलेगी और उसमें से आंच भी निकलेगी जो जीवन का प्रतीक है। और एक बात मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, वैसे बहुत सारे उदाहरण आपने दिए हैं, कल्पना सरोज जी का, गणपति जी का, आप डिटेल में शायद उन पर बात करेंगे अवश्य ही प्रतिदिन। और ये सीड मनी, मुझे लगता है सीड मनी भी उतनी आवश्यक नहीं होती है, केवल आपके मन का भाव आवश्यक होता है। और भारत में तो सहायता करने वालों की भी कमी नहीं है, आप में एक बार आग दिखनी चाहिए कि इसने कुछ करना है, ये काम करने की इसमें इच्छा है, जैसे आपके उदाहरणों में भी वो मिलता है। इसलिए मैं आपका आज धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत में जो मेधा है, हमारी संस्कृति में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति कार्यम कभी नहीं कहा गया है, विद्या ददाति रोजगारम भी नहीं कहा गया है। तो विद्या ददाति विनयम आप उतना अवश्य पढ़ें जिससे आपको मनुष्यता समझने में आ जाए, मानवता आ जाए, ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाए, विनयात याति पात्रता, और उसके बाद आप योग्य बनते हैं। पात्रता तो वहां से मिलती है जब विद्या और विनय दोनों आपके पास आ जाते हैं, और पात्रत्वात् धनम आपनोति, विनय, विद्या और योग्यता तीनों के बाद आप धन कमाने के योग्य बनते हैं। आजकल क्या कहते हैं, नई नौकरी मिल गई, चलिए लेट्स हैव फन, भूल जाते हैं पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम, और धन से सबसे पहले धर्म, फिर कामम मोक्ष च, उसके बाद वो दोनों आते हैं। अगर हम जीवन में, और भाई साहब आप रोज याद दिलाइएगा, ये युवा खोता जा रहा है इन संस्कारों को, तो अगर हम सच में ये संस्कार ले लेंगे तो अवश्य ही भारत विकसित भारत भी होगा, संपन्न भारत भी होगा, सुरक्षित भारत भी होगा, और हमारे सपनों का भारत भी अवश्य बनेगा। आपने आज यह आरंभ किया जो वास्तव में यह स्वदेशी का लक्ष्य है, और मुझे जो अवसर दिया, मैं 2 बात आपके साथ कर सकी, मैं जुड़ी रहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि उद्यमी भारत का हमारा सबका स्वप्न साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।